रविवार के दिन आसनसोल के रविंद्र भवन में सिख वेलफेयर सोसाइटी आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से स्टूडेंट का वार्ड का कार्यक्रम किया गया। सिख वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक सुरजीत सिंह मक्कड़ ने कहा कि सिख समाज के बच्चों को पढ़ाई में बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। 10वीं क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक सभी बच्चों को जिन्होंने पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए हैं उनको सम्मानित किया गया। इस बीच वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन कुलदीप सिंह सलूजा मुख्य सलाहकार ने कई बातें कही। कौर, जसकिरण कौर, तरनप्रीत कौर, प्रवलीन कौर, प्रगट सिंह गोविंद नगर, ये बच्चे सारे तैयार हो गए। आ जाओ उधर भी उस पासों आ जाओ बच्चे। मैं स्टेज आयोजन उन्होंने सम्मान देने वास्ते बसंती विच 2 मिनट बुलावांगा प्लीज। आ जाओ अवार्ड प्रदान करेंगे। सत श्री अकाल। सरदार हरजीत सिंह जी बग्गा को भी आ जाए। वेलफेयर सोसाइटी के सारे मेंबरों पर हुण सारे ही वीर थले जान और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी संटी उन्होंने मैं बेनती करांगा कि वो आप संगत और सारे ही मेरिया भैणां ते नाल जो आपने कोरोना टाइम पे जो लाइफ गुजारी है आप जी के सामने किस हिसाब के चैलेंज आए उन्होंने बारे भी ते खास करके फिर आप जी उन्होंने चैलेंजा विचों कितना बाहर आए ये सारे ही विचार आप सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ रखेंगे। मिल्क स्कीम की दूध की बोतलों की लाइन लगती हुई देखी है और अब जाके मैंने लाशों की लाइन लगती देखी है जहाँ 150 लाइन 150 डेड बॉडी की उनको टाइम दिया जाता था कि आप 12 घंटे बाद आइए, आप 16 घंटे बाद आइए। और रात को जब हम बाहर निकलते थे 150-200 करके 10 और पड़ी होती थी जिन पे फ़ोन नंबर लिखा होता था। हम फ़ोन करते थे तो उनका जवाब होता था कि शंटी जी हम पहले अस्पताल में टूट गए, उसके बाद हम मोर्चरी में टूट गए, फिर एम्बुलेंस नहीं मिली। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का लंबी बीमारी के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। आज सुबह 8:16 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। वह 82 साल के थे। मुलायम सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। पिछले रविवार को उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। मालूम हो कि 22 अगस्त को उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। मुलायम सिंह को 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। मुलायम सिंह यादव का मेदांता के एक डॉक्टरों का पैनल इलाज कर रहा था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और परिवार के अन्य सदस्य उनके साथ ही थे। दिल्ली से उनका शव लखनऊ लाने की तैयारी है। यहाँ से फिर इटावा ले जाया जाएगा। 3 महीने पहले उनकी पत्नी साधना गुप्ता का भी निधन हो गया था। इससे परिवार वालों को दोहरा झटका लगा है। आज सुबह अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मेरे आदरणीय पिताजी एवं सबके चहीते नेताजी अब नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में मूर्ति देवी व सुघर सिंह यादव के किसान परिवार में हुआ था। मुलायम सिंह यादव अपने 5 भाई बहनों में रतन सिंह यादव से छोटे व अभय राम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राजपाल सिंह और कमला देवी से बड़े थे। प्रोफेसर राम गोपाल यादव इनके चचेरे भाई हैं। पिता सुघर सिंह उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, किंतु पहलवानी में अपने राजनीति गुरु चौधरी नत्थू सिंह को मौनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के पश्चात उन्होंने नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। उन्होंने जाते जाते पूरे देश में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। वो सभी के काफ़ी लोकप्रिय नेता थे। उनके निधन से लोगों में शोक है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
पश्चिम बंगाल के मुख्य त्योहारों में से एक दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद लक्ष्मी पूजा का भी आगमन हो गया है। हमारे हिंदू संप्रदाय में लक्ष्मी माँ को काफी मान्यताओं के साथ पूजा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को पूजा जाता है। इसी क्रम में रानीगंज के ऐतिहासिक 89 नंबर वार्ड स्थित श्री श्री पूर्वपल्ली लक्ष्मी पूजा काफी धूमधाम एवं साज सज्जा के साथ आयोजित की गई। इस वर्ष इस ऐतिहासिक पूजा ने 94 वर्ष पर पदार्पण किया है। इस मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर में माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती एक साथ विराजमान हैं और दोनों ही माताओं की काफी भव्य तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि लक्ष्मी पूजा के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और प्रत्येक दिन अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मंदिर समेत पूरे इलाके को रंग बिरंगे लाइटों से भव्य तरीके से सजाया गया था, जिसने लोगों का मन मोह लिया। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर थाना ओसी सुदीप दास गुप्ता, विधायक तापस बैनर्जी एवं और भी कई गणमान्य व्यक्तिगण मौजूद रहे। एक गंधपुष्पे आधार शब्दये नमः, एक गंधपुष्पे रुदित्यै नमः, एक गंधपुष्पे अनंताय नमः, एक गंधपुष्पे रूपाय नमः, एक गंधपुष्पे विद्युद्वै नमः, एक गंधपुष्पे क्षीरसमुद्राय नमः, एक गंधपुष्पे ज्ञानाय नमः, एक गंधपुष्पे अवैधताय नमः, एक गंधपुष्पे वैश्वज्याय नमः, एक गंधपुष्पे परिमण्डलाय नमः, एक गंधपुष्पे शक्ताय नमः, एक गंधपुष्पे नमः, एक गंधपुष्पे परमात्मने नमः, ओम ह्रीं गणात्मने नमः, ओम गुरुद्वै नमः, ओम गुरुद्वै नमः। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। भाजपा के राज्य सभापति सुशांत मजूमदार की गिरफ्तार के विरोध में पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही विरोध के समर्थन में सोमवार को दोपहर को भाजपा रानीगंज शहर मंडल 1 के सभापति देवजीत खां के नेतृत्व में एनएसपी रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर लगभग 15 से 20 मिनट तक पथ अवरोध किया गया। इसके पश्चात रानीगंज थाना के पुलिस मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने विरोध करते हुए कहा कि हमारे राज्य सभापति की गिरफ्तारी सरासर गलत है, ये प्रशासन की सोची समझी साजिश है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हमारे नेता को रिहा किया जाए और इस षड्यंत्र के पीछे जिन लोगों का हाथ है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आज के प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से देवजीत खां, रवि केसरी, शमशेर सिंह, सभापति सिंह, सुनीता कयाल समेत भाजपा के समस्त कर्मी और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। मंडल वन तरफ থেকে রানীগঞ্জ NH60 মানে পথ বিরোধে সামিল হয়েছে। দেখছি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকজন যারা তাণ্ডব লীলা চালাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের নানান জায়গা জুড়ে। তার মধ্যে কালকে মোমিনপুরের এক বিশাল ঘটনা ঘটেছে, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নানান জায়গায় সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। তার খোঁজ নিতে আজ আমাদের বিজেপির রাজ্য সভাপতি মাননীয় সুকান্ত মজুমদার মহাশয় যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাকে অন্যায়ভাবে পুলিশ গ্রেপ্তার করে, তাকে আটকায়, তাকে রোকা হয় এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আমরা এই রকম একটা গণতান্ত্রিক দেশে এই রকম স্বৈরাচারী শাসন আমরা মানছি না। আমরা এর বিরুদ্ধে আজ রাস্তায় নেমেছি, পথ অবরোধ করেছি। আপনারা দেখলেন কিভাবে পুলিশ অন্যায়ভাবে আমাদেরকে তুলে দিল। আমরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করছিলাম, পুলিশ আমাদেরকে জবরদস্তি জড়িয়ে করে ওঠানো হলো এখানে। আপনারা দেখলেন আজকে রাজ্য জুড়ে সমস্ত জায়গায় এই বিক্ষোভ চলবে এবং বিজেপিকে যদি তৃণমূল মনে করে এইভাবে পুলিশ বাহিনী দিয়ে, তাদের পোশাক ক্যাডার দিয়ে, পোশাক উর্দিধারী গুন্ডা দিয়ে আমাদেরকে আটকাবে, তাহলে বিজেপিকে আটকানো যাবে না। তৃণমূলের এই ভ্রান্ত ধারণা চেঞ্জ করতে হবে। আমরা মানছি না, আমরা এই লড়াই চালিয়ে রাখবো, আমরা লড়বো।
আপনার নাম পরিচয় বলুন। देवजीत खां, प्रेसिडेंट रानीगंज मंडल 1। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आसनसोल नगर निगम के 89 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के राजाबांध इलाके में नौजवान कमेटी की तरफ से 9वें दिवस के मौके पर आलीशान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजाबांध मोड़ पर हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 93 नंबर वार्ड के पार्षद आलोक बोस, MMIC के दिव्येंदु भगत, 91 नंबर वार्ड के पार्षद राजू सिंह, रानीगंज ब्लॉक TMC अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष इत्तेखाब खान सहित नौजवान कमेटी के तमाम पदाधिकारियों को अहम भूमिका रही। इस मौके पर यहां से गुजरने वाले राहगीरों को कई प्रकार की मिठाई खिलाई गई और साथ ही शरबत भी पिलाया गया। कार्यक्रम के लिए पूरा राजाबांध को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस दौरान MMIC दिव्येंदु भगत ने कई बातें कही। उपलक्ष्य में देखिए ये रानीगंज एक ऐसा शिल्पांचल है जो शहर में यहाँ पर सब धर्म सर्व वर्ग का लोग एक साथ मिलकर सारे उत्सव को पालन करते हैं। जिस तरह से दुर्गा पूजा की उत्सव इतना सुंदर से हुआ, आज नबी दिवस के उपलक्ष्य में नबी साहब का जन्मदिन के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रोग्राम के माध्यम से आज इस शिल्पांचल वासी यहाँ पर दिख रहा ये आज हम लोग यहाँ पर हर धर्म के लोग एक साथ होकर हम लोग अपना संस्कृतियों को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं और इस संस्कृति और अच्छा से रानीगंज शहर में जितना आज से शुरू करके नबी साहब के जन्मदिन से उपलक्ष्य देखिए ईद के समय हम लोग मुहर्रम के समय सबको एक होकर हम लोग इन उत्सव को पालन करते हैं। आगामी दिन इसी तरह से करते रहें और इस धरती को और पवित्र करें। यहाँ के लोग बहुत पवित्र हैं और यहाँ का लोग जितना पूजा प्रावण इतना होते रहेगा और उतना ही ये धरती पवित्र होते रहेगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। तृणमूल कांग्रेस बाराबनी युवा नेता मुकुल उपाध्याय ने सोमवार सालानपुर नेनियापाड़ा स्थित काली मंदिर के छत के ढलाई कार्य का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। बताया जा रहा है कि काली मंदिर की 4 दीवारी किए गए कई वर्ष हो गए थे, लेकिन आर्थिक सहायता न मिलने से मंदिर की छत ढलाई एवं मंदिर का निर्माण कार्य रुका हुआ था। विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय लोगों ने बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय एवं युवा नेता मुकुल उपाध्याय से मंदिर के जीर्णोद्धार की अपील की थी। बाराबनी विधायक ने वादा किया था जिसे उन्होंने आज पूरा किया। हम लोग विधानसभा 2021 में आया था, मीटिंग किया था, तृणमूल पक्ष से हम लोग दादा बोला था, दादा के पास बात रखा था विधानसभा के पास, तो हम लोग को बोला कि ये मंदिर काली मंदिर हम लोग ढलाई कर देंगे पूरा। इसीलिए 20 साल से एक मंदिर पड़ा हुआ है। ये दादा के अनुमति से दादा हम लोग को हेल्प किया, ये मंदिर चालू हुआ। किसके द्वारा बनाया जा रहा है मंदिर? तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बनाया जा रहा है, विधानसभा के अनुकूल के निर्देश से। सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। तिवारीपाड़ा अशोकपल्ली इलाके के निवासी देव परिवार की ऐतिहासिक लक्ष्मी पूजा काफी भव्य और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई।
इस वर्ष पूजा के 51वें वर्ष पर पदार्पण किया। ऐतिहासिक पूजा परिवार ने पूरे इलाके वासियों के साथ काफी सजावट के बीच हर्षोल्लास के साथ मनाया। কাশ্যপ গোত্র দে পরিবার। নামটা কি? কার? আমার নাম কাজল দে। শুভ কামনাতে শ্রী শ্রী কোজাগর কর্মা ওম कृष्ण पूजा विष्णुदेवा देवी बृहस्पति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम कर्तव्य सिंह मनोपचारी नाना देवता पूजा কাশ্যপ গোত্র দে পরিবার। নামটা কি? কার? আমার নাম কাজল দে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। सोनपुर बाजारी प्रोजेक्ट के कोल हैंडलिंग प्लांट में भयानक हादसे में टूटकर धराशायी हो गया 150 मजदूर मौत के मुंह से लौटे। ईसीएल के सोनपुर बाजारी के कोल हैंडलिंग प्लांट पिछले 20 साल से चल रही है। काम के दौरान अचानक कोयले की टिपलर टूट गई। सोनपुर बाजारी कोल हैंडलिंग प्लांट की पूरी संरचना पिछले 20 वर्षों से चल रही है। दोपहर को अचानक काम करते समय हैंडलिंग प्लांट धराशायी हो गया। लगभग 150 ठेका श्रमिकों की जान बची। आरोप है कि प्रबंधन की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। सोनपुर बाजारी परियोजना के मजदूरों का सोमवार दोपहर करीब 1 बजे भयानक हादसा हो गया। मजदूरों के सूत्रों के मुताबिक परियोजना के कोल हैंडलिंग प्लांट में रोजाना करीब 150 स्थायी और अस्थायी कर्मचारी काम करते हैं। हादसे के वक्त टिफिन का समय होने के कारण मजदूर कहीं और टिफिन कर रहे थे। काम के दौरान दुर्घटना होती तो कई मजदूरों की मौत हो सकती थी। এত বড় এই দুর্ঘটনা কি বলবেন? কি বলবো, এটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের দিশাহীন, যে ম্যানেজমেন্ট কিভাবে মানুষের মানে ওয়ার্কারদের উপর এদের কোনো প্ল্যানিং নেই। আপনারা হয়তো জানেন না, 6 থেকে 7 মাস আগে এটা যে টেস্টিং করতে এসেছিল তারা কিন্তু এটাকে ক্লোজ করতে বলেছিল। আজ পর্যন্ত ম্যানেজমেন্ট নিজের ইয়েতে আজকে যদি ধরুন কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেত, আজকে 30 থেকে 40 জন এখানে স্পট ডেট। আমরা এই যে ঘটনাটি ঘটেছে এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ছাড়া আমরা আপনাদের মারফতে আমরা দাবি জানাই যে হাই পাওয়ার যা আছে কমিটি আসুক, এটা ইনকোয়ারি হোক এবং যারা এর পেছনে আছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি হোক। এটা কার গাফিলতিতে অ্যাকচুয়াল হয়েছে? এটা সেফটি অফিসার আছে, এখানে যিনি ইনচার্জ আছেন তাদের নেতৃত্বেই হয়েছে। তারা শুধু এসি গাড়িতে ঘুরে বেড়ায়, তারা কোনো কিছু দেখে না, সেফটি জিনিসটা মানুষের দেখে না, শুধু ওয়ার্কার দিকে খাটাবে। কোনো কর্মী কি চোট লেগেছে? না, কোনো क्या हुआ था प्रॉब्लम? ईसीएल का मेंटेनेंस लापरवाही के कारण ये दुर्घटना घटा। अच्छा, बहुत दिन पहले से दिया हुआ था जो डेंजर जोन है ये। अच्छा लेकिन इसको कोई रिपेयर का कोई ये नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, आप लोग कभी बोला है मैनेजमेंट को ऐसा? बहुत पहले से अच्छा, आज किसी को चोट लगा है? नहीं इसमें कोई घायल तो नहीं हुआ। ये इसके लिए बहुत पहले से ही बोला गया था, बहुत साल पहले से ही बोला जा रहा है। क्या नाम है आपका? विजय यादव जी, प्राइवेट वर्कर। দাদা কি ঘটনা ঘটেছে এখানে? ঘটনা আপনারা সামনে দেখতে পাচ্ছেন। এটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি যেটা মাইন্স থেকে কোলটা আসে, সেই কোলটা আসার পর এখানে ক্রাশিং হয়ে, এখান থেকে ক্রাশিং হওয়ার পর এখানে আউটপুট হয়। এখানে আমাদের আউটপুট হয়ে ডাম্পারের মারফত সেটা সাইডিংয়ে আমাদের কয়লাটা যায়। কিন্তু আমাদের দীর্ঘদিন ধরে কি আছে যে আমাদের সিএইচপিটা যে পিলারগুলোর উপর দাঁড়িয়ে ছিল, সেই পিলারগুলো অ্যাকচুয়ালি লোহা ছিল।
এবং সেগুলো দীর্ঘদিন ধরে আপনার সার্ভে অফ হয়ে গেছিলো এবং এটা কিছুদিন আগে একটা নোটিশ এসেছিলো এটাকে ক্লোজ করার জন্য, কিন্তু ম্যানেজমেন্ট এটাকে তাও ওয়ার্কিং রেখেছিল। কিন্তু আমরা এটা দীর্ঘদিন ধরে যেটা আমরা সেফটি কমিটিতে যেহেতু আমরা বসি, সেফটি কমিটিতে বারবার এটা ম্যানেজমেন্টের কাছে দাবি রেখেছিলাম যে আপনার যেটা লোহার পিলারগুলো আছে সেই পিলারগুলো আপনি সরিয়ে সেগুলো আমাদের কংক্রিটে করুন, কিন্তু কংক্রিটে ম্যানেজমেন্ট সেটাকে কর্ণপাত করেনি। কর্ণপাত না করার জন্য আজকে কি হয়েছে, এই যে আজকে এই সিএইচপিটা পড়েছে সেই সময়টাতে আমাদের সৌভাগ্যবশত বলতে পারেন মা দুর্গার অশেষ কৃপা যে সেই টাইমটাতে আমাদের টিফিন সময় ছিল এবং ওয়ার্কাররা সেই সময় খেতে নেমেছিল, কিন্তু যখন আবার ওয়ার্কাররা কাজে ফিরে যাচ্ছিল সেই টাইমটা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে এবং ওয়ার্কাররা প্রাণ ভয়ে সেই জায়গা থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায় এবং পালিয়ে যাওয়ার পরে কি হয়, আজকে ওয়ার্কাররা আমাদের এখানে কোনো ওয়ার্কার আজকে ইনজুর্ড বা ফেটেল হয়নি, এটা আমাদের সৌভাগ্য। আজ যদি এই দুর্ঘটনাটা ঘটে যেত, কত যে মায়ের কোল খালি হয়ে যেত আমাদের নিজের জানা নেই, কেননা এখানে আমাদের পার্মানেন্ট ওয়ার্কার এখানে প্রায় 50 জন এবং রেগুলার যারা আমাদের কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার আছে তারা মিনিমাম 70 জন এখানে কাজ করে। তো আজকে যদি এই দুর্ঘটনাটা সেই টাইমে কাজ করে শিফট ওয়াইজ যেটা হয়, মোটামুটি একটা শিফটে আপনি বলতে পারেন যে প্রায় 40 জন মতন কাজ করে, একটা শিফটে দুটো কন্ট্রাকচুয়াল এবং পার্মানেন্ট ওয়ার্কার নিয়ে। তো এই জায়গায় যদি একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেত আমাদের কি হতো সেটা আমরা হয়তো কোথায় আজকে প্রকাশ করতে পারবো না, কি বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। মূলত কার গাফিলতিতে এই দুর্ঘটনা? এটা অ্যাকচুয়ালি টোটালি ম্যানেজমেন্টের গাফিলতি, যে কেননা আমরা আজকে যিনি আমাদের সেফটি অফিসার আছেন তিনি এখানে কোনোদিন ইন্সপেকশন রিপোর্ট যেটা হয় আমাদের ইউনিয়নের কাছে কোনোদিন পেশ করেননি, প্রতিদিন একটা ইন্সপেকশন রিপোর্ট হয় এবং আমাদের যেটা সার্ভে অফ হয়েছে একটা জায়গা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কোনো জায়গায় হয়তো একটা ডেঞ্জার জোন বা কোথাও একটা এমন একটা কোথাও একটা বোর্ডও দেয়নি যে এই জায়গাটা খারাপ হয়ে আছে। তো এখন এই জায়গায় যদি এই পরিস্থিতিতে কাজ করা হয় তো দুর্ঘটনা তো ঘটবে, এটা তো স্বাভাবিক। কি নাম আপনার? আমার নাম অসিত মণ্ডল। কার গাফিলতিতে এত বড় দুর্ঘটনা? গাফিলতি তো ম্যানেজমেন্টের দেখুন, একটা যে কোনো সংস্থায় তার মেনটেনেন্স হয়, নিয়মিত মেনটেনেন্স হলে সেই জিনিসটা দীর্ঘায়ু হয়। তো মেনটেনেন্সই ভুলে গেছে। ইসিএল ম্যানেজমেন্ট শুধু চায় যে আমার কীভাবে কয়লাটা আসে, তাতে মানুষ মরে যাক যা হবে হোক এসব দেখার দরকার নেই, আমার রেজিং চাই। তো ইসিএলের গাফিলতি, ম্যানেজমেন্টের গাফিলতি, মেনটেনেন্স না হওয়ার ফলে আজকে ধরুন সাধারণ যদি দিন হতো তাহলে 50 জন লেবার হয়তো মারা যেত, সেই 50 জন লেবার আমাদেরই আশেপাশে গ্রামের লোক সব কাজ করে, তাহলে আজকের দিনটা কি হতো, কি দুর্বিষহ হতো। তাই ম্যানেজমেন্টের গাফিলতি। ভেতরে কোনো শ্রমিক ছিলেন না? শ্রমিক ছিল না, ওইটি তো আমাদের ভাগ্যের ব্যাপার যে টিফিন ছিল না, টিফিন আওয়ার্সের জন্য কোনো শ্রমিক ছিল না। শ্রমিক থাকলে কি অবস্থা তো আজকে দেখছেন আপনারা, দেখুন ক্যামেরা দিয়ে যে একটা লোকও বেরোতো না, একটা লোকও বার করতে পারা যেত না, এরকম দুমড়ে মুচড়ে গেছে। তাই ম্যানেজমেন্টের পুরোপুরি গাফিলতি। আমরা চাইব তদন্ত সঠিকভাবে হোক এবং যাদের গাফিলতি তাদেরকে শাস্তি হোক। কি নাম আপনার? কিরিটি মুখার্জি। দেখুন, একবার ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে দেখুন ওইখানে কি পজিশন আছে। মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ এটা রানিং মুভমেন্টের এক্সট্রেচার আছে, মনে হচ্ছে 20 বছর থেকে পড়ে আছে, এরকম कंडीशने কাজ করে। साहब है, अच्छा क्या प्रॉब्लम हुआ था? कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ था यहाँ? मेंटेनेंस हो रहा था, जो भी जीएम साहब से बात करेंगे। नहीं, इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी का लापरवाही? तो इंक्वायरी होगा तो पता चलेगा, अभी हम लोग को इसका कोई एम्प्लॉय का तो कुछ हो जाता तो क्या इंक्वायरी पहले होता ना, ऐसा बात पहले इंक्वायरी नहीं हुआ ऐसा सिचुएशन में? इसका बंद करने का काम चल रहा था। कुछ तो जवाब दीजिए। एक्चुअली क्या हम लोग या मेंटेनेंस कुछ होता कि नहीं होता था? मेंटेनेंस तो होता ही, मेंटेनेंस इतना बड़ा हादसा हो गया। था तो मैनेजमेंट का। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार, से डिजिग्नेशन? एरिया सेफ्टी ऑफिसर। আজকে অ্যাক্সিডেন্টটা আজকে সিটটা ধসে পড়ে গেল, বহুত লোক বেঁচে গেল। আমরা ওখানে 40 জনের মতো কাজ করতাম, তো 40-এর মধ্যে কিছু লোক নিচে ছিল, ওই টাইমটাতে খুব দৌড় মেরে দেয়, তো কি 2-4টে লোকের চোট লেগেছে। এখনও পর্যন্ত কোনো খবর পেছে না, ভেতরের লোক মনে হয় আরও আছে কি না বলতে পারছি না। আমরা এখন তদন্ত চলছে আমাদের, তো আমাদের এখন যে ওয়ার্কাররা আছে এখন সব মানুষ অসহায় পড়ে গেছে। আমি কি আর বলবো, আমাদের তো সব কিছু তো হারিয়ে গেল, আমরা খাবো কি, চলবে কি করে, আমাদের কাজ যোগ দেয়। সেল ম্যানেজমেন্ট তো বলছে কাজ দিতে পারবো না, এই 1 মাস 2 মাস আগে থেকে বলেছিল যে কাজ দিতে পারবো না। 4টি লোককে আমাদের বসাই দিয়েছে, এবার আমাদেরকে বসাবো প্লেন ছিল, তার আগে আমাদের প্লেনটা আগে এইভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল। এই স্যার আর কি বলবো, বলার কিছু নেই আমাদের। আর কারো চোট লেগেছে আপনাদের? চোট তো লেগেছে, এখন হসপিটালে গিয়েছে, কি লেগেছে এখন বলতে পারছি না। এখন কিছু লোক ঢুকে আছে, এখন দেখি, এখন আমরা সব তদন্ত করছি যে কোথায় কি লোক আছে কিনা, আমি দেখছি এখন। আচ্ছা, কি নাম আপনার? আমার নগেন রয় দাস, এখানে কর্মী।
अस्थायी कर्मी अस्थायी कर्मी ठेकेदार कर्मी। पांडवेश्वर से मंथन पासवान का रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। पद्मश्री अवार्ड प्राप्त जितेंद्र सिंह शंटी एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जोरावर सिंह का स्वागत रानीगंज की सुरक्षा संस्था एवं PBTV की तरफ से किया गया। इस अवसर पर विधायक तापस बैनर्जी एवं आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने दोनों अतिथियों का स्वागत शॉल पहनाकर एवं फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया एवं साथ ही इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा जितेंद्र सिंह शोंटी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन, मारवाड़ी युवा मंच, लायंस क्लब, प्रयास संस्था, सिख सेवा सोसाइटी की तरफ से डॉक्टर शंटी को सम्मानित किया गया। PBTV एवं सुरक्षा की तरफ से सामाजिक कार्यक्रमों में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं आसनसोल सिख वेलफेयर सोसाइटी संस्था के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गुरमत के सबसे बड़े चैनल चड्डी कला टेलीविजन की अंतर्राष्ट्रीय क्विज गुरमत प्रतियोगिता में भारत स्तर का सर्वश्रेष्ठ चयन होने के लिए प्रीति कौर सलूजा एवं जसप्रीत कौर को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। हम लोग उसे खोज कर यहाँ बुलाते हैं और उनका सम्मान समारोह करते हैं। इसके अलावा हम लोग भी लोगों को जो सड़क पे गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। जो स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी परीक्षा क्वालिफाई करते हैं उनका हम लोग ऑनर करते हैं। ऐसे कई कार्यक्रम हम लोग करते हैं। कोरोना के समय हम लोगों ने भी काफ़ी काम किया है। तो मैं आज का संचालन के लिए कुमार जितेंद्र जी को अनुरोध करता हूँ कि मंच पर आए और आगे की कार्रवाई को शुरुआत करें। तो उपस्थित हुए पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी जी, प्रसिद्ध खिलाड़ी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ख्याति प्राप्त श्री जोरावर सिंह जी, हमारे सभी के प्रिय रानीगंज के विधायक महोदय श्री तापस दा एवं हम सभी के दिलों में हमेशा रहने वाले हर दिन अजीज आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी को शुभ विजया एवं रानीगंज की धरती पर अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। इस अंचल के समाजसेवी संस्थाओं में सिख समाज के विशिष्ट अतिथिगण, मारवाड़ी समाज के अतिथिगण, लायंस क्लब एवं प्रयास सामाजिक संस्था, मॉर्निंग वॉकर ग्रुप एवं यहाँ उपस्थित जिन सभी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित हैं, उन सभी अतिथियों का आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत करते हैं। मान्यवर, आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोगों की उपस्थिति इस बात का गवाह है कि देशभक्तों का कदर करना आप जानते हैं और इसका उदाहरण पुनः आज ये प्रस्तुत कर रहे हैं। जब हमारे श्री शंटी जी के बारे में जानते ही हैं, जिन्होंने कोविड काल में 4000 लोगों को अंत्येष्टि किया था। इनके साथ साथ हमारे जोरावर सिंह जी भी हैं। रानीगंज की धरती अतिथियों के स्वागत पर विश्वास रखती है। सुरक्षा संस्था के संदर्भ में इतना ही कहना चाहता हूँ कि चला था अकेला ही कारवां बनता गया। हम लोगों ने देखा कि किसी भी संस्था के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार माध्यम की अहम भूमिका होती है और इसी के तहत हम लोगों ने PBTV की स्थापना की थी और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पिछले कुछ वर्षों पहले बेंगलोर के ऑटो राजा को भी हम लोग इसी मंच से सम्मानित किए थे। आप लोग जानते होंगे बेंगलोर के ऑटो राजा जो अपने जीवन काल में वो भी कम से कम 60,000 लोगों को अंत्येष्टि कर चुके हैं और किसी भी पीड़ित जिन्हें समाज को नहीं देखता है उसको वो सेवा शुश्रूषा करके उसे जीवन के मुख्य धारा में लाते हैं। यह भी एक समर्पण भाव से काम किया करते हैं। मैं पुनः एक बार फिर मैं पद्मश्री जितेंद्र सिंह जी शंटी एवं उपस्थित सभी मीडिया बंधु तथा अतिथियों का स्वागत करते हुए दर्जी सिंह का कार्यक्रम को आगे बढ़ा। नमस्ते। हमारे नगर के विधायक जी एवं उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सर्वप्रथम मैं
जब मैं घर से निकल रहा था तो आज यही सोच रहा था कि इतना बड़ा मंच में जाना है। इसके पहले मैंने इतना बड़ा मंच में आने का मौका नहीं मिला। हम लोग पत्रकार वाहन के बीच से निकल करके जब आए तो मैंने देखा माँ पिता का दर्द है। वही है इस पंक्ति के अंदर में सर, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया। सब ध्यान दीजिएगा, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ा, अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ के आया हूँ। ये आपकी ही पंक्ति है और हमने कहीं से इसका संग्रह किया है कि आपके ही द्वारा एक और पंक्ति है कि शायद एक बच्चा शमशान घाट से लकड़ी चोरी करके अपनी माँ का संस्कार शायद करना चाहता था, आधा पढ़ा है। और वैसे घर ही के लोग आप हैं, तो इसलिए आप पूरी किताब हैं। समय बहुत कम है, लेकिन आपके माध्यम से हमें क्या लेना है, क्या प्राप्त करना है, वो है दो पंक्ति। उसी के बाद मैं आप ही से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी शब्द के माध्यम से आज जो घंटों से उपस्थित हुए हैं यहाँ लोग, उनको यही किए थे, ये लिखने का प्रयास किए थे और दुनिया को दिखाने का प्रयास किया। धन्य हो भाई आपका तो पहले मैं यह धन्य करना चाहता हूँ कि पता नहीं वो माँ कहाँ है जिन्होंने आपको जन्म दिया है, वो पत्नी कहाँ है पता नहीं, अभी किस जगह पे है मालूम नहीं, वो पुत्र आपका क्या है मालूम नहीं, जिन्होंने आपका साथ दिया। सर हमने देखा है, मेरी पत्नी भी घर से बाहर जब निकलते थे तो कहाँ जा रहे हो, क्या बात। ये जो पीढ़ी हमारी है ना, ये अंतिम पीढ़ी है ये समाज सेवा की। इसके बाद जो पीढ़ी आएगी ना, पता नहीं वो आपका संदेश, मेरा संदेश कहाँ तक वो लोग ले जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ इसके बावजूद भी वो दीपक जलेगा। वो दीपक के संदर्भ में इतना कह सकता हूँ, लिख रहा हूँ मैं अंजाम, लिख रहा हूँ मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। ये शायद इसी सब सबसे मशहूर स्टेट खास करके कोयले और इस्पात में वेस्ट बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में आज जो सुरक्षा एनजीओ ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रख के हमको आमंत्रित किया, उसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ आदरणीय तपस्वी बनर्जी, आपके बहुत ही होनहार सेवक हैं ये। अमरनाथ चटर्जी जी चेयरमैन साहब, दलजीत सिंह जी पत्रकार, और मेरे को यहाँ तक लाने वाले सुरजीत सिंह जी जो आपके सिख वेलफेयर एसोसिएशन और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सर्वे सर्वा हैं, उनकी पूरी टीम इस बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम में बैठे हुए मातृशक्ति भाइयों बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों और एनसीसी कैडेट्स, आप सबको चंद दिन पहले दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आपके लिए बहुत महान दिन था। और ये बंगाल की धरती पर माँ की कृपा है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे पहला कोई सपूत पैदा हुआ फ्रीडम मूवमेंट में, बंगाल की धरती से सुभाष चंद्र बोस पैदा हुआ। जिन्होंने ज्वाला जलाई, जो क्रांति के प्रतीक थे और पढ़े लिखे वो ऐसे सूझवान व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस जी, जिनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट तो डरती थी। हमारे देश के भी जो भ्रष्ट लोग थे जो उनसे मिले हुए थे उस समय, वो भी डरते थे। और हमें इस बात की भी खुशी या फख्र है क्योंकि मेरी एनजीओ का नाम शहीद भगत सिंह सेवा दल है। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्लाह खान, ये सब सुभाष चंद्र बोस जी और चंद्र
और इनके साथ एक वो नौजवान बच्चा था जो 66 दिन तक भूख हड़ताल के बाद लाहौर जेल में शहीद हुआ। उसका नाम था शेरे बंगाल जतिनदार। छोटी सी उम्र का बच्चा, जज्बा कुर्बानी का। आप फ्रीडम मूवमेंट को पढ़े अगर ध्यान से, जिस प्रकार पंजाब के मैक्सिमम बच्चों को फांसी हुई है, काले पानी की सजा हुई है, इसी प्रकार फ्रीडम मूवमेंट में सबसे ज्यादा दिमाग लगा के क्रांति को लाने वाले शेर और शेरनियां वो सब बंगाल और वेस्ट बंगाल के। और उस धरती में मैं आज खड़ा हूं, मेरे लिए फख्र की बात है। अभी भाई साहब ने बात किया कोविड का। ये कोविड जो आया जी, वायरस जो आया, ये हमारे को हमारी औकात दिखाने के लिए आया। मैं एक बच्चे का नाम लेना भूल गया, जोरावर सिंह। इज द मैन ऑफ आइडियल। हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। ये बच्चा आगे बहुत बढ़ेगा, ईश्वर इसको बहुत तरक्की दे। ये कोविड जो आया, ये हमको सिखाने के लिए आया, हमारे को हमारी औकात बताने के लिए आया कि आप कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं ना, हमारे पास बहुत बड़ा गाड़ी है, बंगला है, हमारे बच्चे बहुत कामयाब है, पढ़े लिखे हैं, फॉरेन कंट्री में हैं, ये है वो है। उन सबको ईश्वर ने उनकी औकात दिखाई। और एक शेर नहीं है, ये गाना था वक्त फिल्म का, वक्त की हर शय गुलाम। उसी का एक अंतरा था, आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। कि मिजाज ही तो बदला, करोड़पति भी और रिक्शे वाला भी, दोनों घर के अंदर बंद और दरवाजे के नीचे से रोटी जा रही जैसे जानवर को खिलाई जाती है। और छुप छुप के जी रहे हैं। 2 साल तक हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हैं, किसी को आंखों से पहचानते हैं, किसी की आवाज से पहचानते हैं। पैसे लेके घूम रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, पैसे लेके घूम रहे हैं, कहीं पे हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, कहीं एम्बुलेंस नहीं मिलती है। ऐसा भी समय आ सकता था कि आप सोच सकते थे, लेकिन ये होना जरूरी भी था, क्योंकि हम लोग बहुत बिखर चुके थे। हम गरीब को इंसान नहीं समझते, हम पड़ोसी को इंसान नहीं समझते, और अपनों को अपना नहीं समझते। क्योंकि आप लोगों ने सारा कोरोना टेलीविजन पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा। मैं अभी लता मंगेशकर जी का जब मृत्यु हुआ तो मैं उनके अंत्येष्टि पे गया था, तो शाहरुख खान मेरे साथ बैठे थे और एक कैलाश खेर सिंगर, दोनों मेरे साथ ही बैठे थे। तो मुझे शाहरुख जी कहते हैं, शेट्टी जी मुझे आपका फ़ोन नंबर चाहिए। तो मैंने ऐसी कहा, मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कह रहे शेट्टी जी जब हमारा सबका शूटिंग बंद था ना, तो आपका शूटिंग तो देखते थे हम सोशल मीडिया पे, सारा दिन शमशान घाट में देखते रहते थे आपको। तो ये चीज जो सामने आया, आप लोगों ने टीवी पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा, हम लोगों ने उस स्टूडियो के अंदर रह के देखा, बैक ऑफ द स्टेज क्या होता है, काम कैसे होता है, किस प्रकार लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों से पीछा कर लिया। जिन लोगों को हम चुन के लाए थे, जिन लोगों के ऊपर बहुत विश्वास किया हमने, एडमिनिस्ट्रेशन ये वो, फोन उठाने से मना कर दिया लोगों ने। टेलीफोन में भी लोगों को वायरस लग रहा था कि वायरस ना है, ऐसा ना मैं फोन उठा लूं तो चटर्जी को हुआ तो मेरे को ना हो जाए, बनर्जी को होगा तो मुझे ना हो जाए, डर लगने लगा लोगों को। और जो हमने उससे ज्यादा देखा कि पिता की लाश सामने पड़ी और बच्चे मना कर दिया, शंटी जी यार मेरे को तो बुखार सा लग रहा है, आई एम सॉरी, आप ही ले जाइए उठा के। कोई कहता था डर लगता है। और वही बच्चे जब लेके जाने लगते थे तो वो कहते थे हमको शक्ल दिखा दीजिए, एक बार दर्शन करा दीजिए। तो हम सोचते थे उनकी भावना जागृत हो गई है, और हम डेड बॉडी के बैग खोलते थे, वो भागे भागे आते थे, पापा को देखने के बहाने अंगूठी उतार के ले गए, माँ का बाली उतार के ले गए, जेब में से चाबियां निकाल के ले गए, मोबाइल निकाल के ले गए, और अंगूठे भी लगवा दिए कईयों ने। हमारा गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, गुरबानी में, जगत में झूठा देखी झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। सब अपने सुखों के लिए लगे हुए हैं, जिनके लिए हम चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, गाड़ी लाते हैं, बंगला लाते हैं। उन्होंने तो हाथ
हाथ लगाने से मना कर दिया, फिर किसके लिए कर रहे हैं हम ये? किसके लिए कर रहे हैं? क्यों करें हम किसके लिए? अभी भी अगर उनको अकल नहीं आती है फिर कब आएगी? कब आएगी अकल? आपको सोचना पड़ेगा इस बात के लिए। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अब दिल्ली स्टेट को लेकर चलते हैं। दिल्ली राजधानी है जी, वहां पे बिजली फ्री, पानी फ्री, मेट्रो फ्री, ये फ्री, वो फ्री, सांस फ्री नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी। एक ही जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में एक रात में 25 लोग मर गए। अरे ये क्यों हुआ ऐसा? हमारे अंदर गलती है। आप घर पे नौकर भी रखते हो ना, उसको चुन के रखते हो, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो जब आप चेयरमैन और विधायक चुनते हो, उनको देखते हो ना, देखना चाहिए ना आपको। ये भी तो देश के लिए, समाज के लिए काम करने वाले लोग, भागने वाले नहीं। ऐसा क्यों हुआ कि एक तरफ तो अच्छा काम करने वाले लोग, अभी जो बता रहे थे सिख वेलफेयर एसोसिएशन ने जो काम किया है इधर, रिमार्केबल, सबको पता है कि लंगर किसने लगाया, ऑक्सीजन किसने बांटी। अब हम तो 25 साल से एक्सपीरियंस में चल रहे थे। हमारे पास एम्बुलेंस भी थी, ड्राइवर्स भी थे, वॉरियर्स भी थे। IAS अफसर इकट्ठे होते हैं सारे, कह रहे शांति जी आपके पास कितना एम्बुलेंस है? उस समय मेरे पास सिर्फ 12 एम्बुलेंस था, आज 35 है। तो जब उन्होंने कहा कि शांति जी बहुत तगड़ा वायरस आ गया है, आप हमारे को सेवा में लगा दीजिए, तो मेरे कुछ साथी डर गए, कहने लगे यार ये तो मौत का मंजर है। तो मैंने कहा भाई फिर 25 साल से सेवा कर रहे थे, आज देश को जरूरत पड़ी है और हम छुप गए, तो ना देश माफ करेगा, ना मानवता माफ करेगी, ना हमारी आत्मा माफ करेगी। भाई अब तो परीक्षा है, तो चाहे मर जाए, हटना नहीं है पीछे, कुछ भी हो जाए। और 2020 में जो कोरोना आया, उसी में हम सब कोविड में चले गए। तब तक मैं 1366 डेड बॉडी कैरी कर चुका था, 3-4 पेशेंट भी, और उसमें मेरा एक ड्राइवर शहीद हो गया। मैं एक रात को शहीद हो गया लेकिन सुबह जिंदा हो गया। बड़ी मजेदार बात है। मेरा BP 35, कोई डॉक्टर पास आने को तैयार नहीं, कोई नर्स पास आने को तैयार नहीं, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। पता नहीं क्या हुआ, चमत्कार था। मेरा बेटा भी वेंटिलेटर पे, सब। लेकिन जब मैं ठीक होके आया, 14 दिन के बाद नीचे उतरा, तो मेरे घर के बाहर पुलिस प्रशासन, DM, SDM का कम से कम 70-80 गाड़ी ऐसे निकल के जा रहा है और हमको टाटा करके जा रहा है। उस समय पास को आता नहीं था ना, को फूल फेंक देता था। तो और आतंक बना गया मेरे अंदर कि यार बड़ा प्यार दे रहे हैं लोग, तो बड़ा सत्कार कर रहे हैं। तो मुझे एक मीडिया वाला पूछता है कि शांति जी अब आपका जज्बा बढ़ गया या कम हो गया, कि आपका ड्राइवर भी मर गया, आप भी मर के वापस आ गए। तो मैंने कहा मैंने तो एक जवान का इंटरव्यू देखा था, करगिल की लड़ाई के बाद उसकी आंख में गोली लगा था, और जब मीडिया ने उसको पूछा कि अब तो एक आंख चली गई आपकी, अब मिलिट्री में तो नहीं जाओगे, जज्बा बड़ा तो नहीं होगा, तो उसने क्या जवाब दिया जी? पाकिस्तान के दुश्मन तो पहले एक आंख बंद करके गोली मारता था, अब परमानेंट बंद हो गई, चुन चुन के मारूंगा। ये जज्बा होता है। मैंने कहा अब हम मौत में से निकल के आ गए हैं, अब तो मर भी नहीं सकते। ईश्वर नहीं मारना चाहता हमको, और हमारी गुरबाणी में लिखा है मोहे मरने का चाव है, मरूं तो हर के द्वार। जब मैं शमशान घाट में सेकंड वेव में काम कर रहा था, रात के 2-2 बजे फोन आते थे मुझे कि शांति जी आप मौत से खेल रहे हैं। मैंने कहा यार एक मिलिट्री वाला, हम मिलिट्री की तरह काम कर रहे हैं 25 साल से, और मिलिट्री वाला लड़ाई लड़ने पर, युद्ध लड़ने पर घर में सो जावे और मर जावे तो शहीद तो कहलाएगा नहीं। कहलाना तो उसको शहीद तभी पड़ेगा अगर सीमा में लड़ेगा तो। और हमारी सीमा क्या है? शमशान घाट। हम तो छोड़ने वाले हैं नहीं सीमा को। अब मौत आती है या हम मौत से जीतते हैं, ये तो ईश्वर बताएगा। और हम जीत के आए, चाहे हमने 4200 डेड बॉडी को क्रिमेट किया, लेकिन वो जो समय था उसको मैं भूल नहीं सकता। ये रोंगटे में खड़े हो जाते हैं जब मैं इसके ऊपर टॉपिक को छेड़ता हूँ या बात करता हूँ। वो शॉर्ट्स ऐसे ऐसे जबरदस्त शॉर्ट थे जी कि जो हमें झंझना देते थे कि किस प्रकार इतने बच्चे जी अकेले, कोई पड़ोसी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, अकेला बच्चा आता था
अंकल जी मेरे पापा मर गए हैं, अंकल जी। और हम जब संस्कार कराते थे, कभी हमसे निपट रहा है बच्चा, कभी बाप से निपट रहा है, उसको क्या पता शमशान क्या होता है, उसको क्या पता डेथ क्या होता है। और उससे भी ज्यादा जब वही बच्चा 7 दिन के बाद अपनी माँ की लाश लेके आता है और एम्बुलेंस के अंदर उस बच्चे का जो शॉट था, बता नहीं सकता आपको, कि जो माँ के साथ चिपक जाता है और चिपक के वो माँ को प्यार भी कर रहा है, दुलार भी कर रहा है और बोल रहा है जोर-जोर से, कह रहा है मेरे पापा मर गए, मेरी माँ भी मर गई, मैं भी मर जाऊंगा, अंकल जी मैं भी मर जाऊंगा, मेरे मम्मा चले गए। सॉरी, वो बातें ना जो याद आती है मुझे, मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ, सच्ची कह रहा हूँ मैं आपको। वो मैंने जो देखा है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। छोटी छोटी बच्ची अपने पिता की लाश को लेके आई है, जहाँ बेटे भी छोड़ के वहाँ बेटियों ने साथ दिया जाके। हमारी संस्कृति के जो 4 नियम थे, कंधा देना, मुखाग्नि देना, अस्थियां उठाना, क्रिया करना, सब बंद हो गया। किसने कंधा दिया, किसने क्रिया किया, किसने मुखाग्नि दिया? 25 बॉडी पड़ी है, इकट्ठी लकड़ी लगाते थे, आग लगा देते थे। कैसे भूल सकते हैं जिस समय को? उस समय में अगर ईश्वर ने हमारे को हिम्मत दी, कराया तो ईश्वर नहीं था, लेकिन मेरी माँ ने वो शक्ति दी। मेरी माँ ने कहा बेटा 3 बातों को ध्यान रखियो। एक तो तूने शुरू किया है ना अब शहीद भगत सिंह, इसको बंद मत करना कभी भी, नंबर 1। नंबर 2, किसी को मना नहीं करना है, चाहे रात के 2 बजे हो, अगर आपको सेवा करने को बुलाए तो तक वो 2 बजे भी जाना है। और नंबर 3, कभी भी अपने अंदर अहंकार मत लेके आ जाना कि मैं कर रहा हूँ, तू नहीं कर रहा है, करवा रहा है ऊपर वाला। और इसीलिए शायद वो शक्ति मिलके रही। वैसे ही मुझे धर्मपत्नी मिली, वैसे ही मुझे बच्चे मिले कि मेरा बेटा लंदन से पढ़ के आ रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स करके, दूसरा बेटा मेरा मास कॉम करके बॉम्बे में सर्विस कर रहा है, जॉब कर रहा है। लेकिन वो सब आ जाते हैं जैसे मिलिट्री की तरह कि नहीं पापा डट जाइए, हम आपके साथ हैं, आप घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। ये छोटी बात है कोई? ये सब जगह से सपोर्ट हो गई। मेरी जो टीम थी ड्राइवर्स की, अपना घर छोड़ के आ गए, रोटी मिली नहीं मिली, मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। पूरी गर्मी में सेकंड वेव में एक ड्राइवर को प्यास लगती है, 4 डेड बॉडी उसकी गाड़ी में है, दुकानें बंद हैं, घर बंद हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है दिल्ली में। एक छोटी दुकान खुली है, वहां जाके गाड़ी रोकता है कि भैया एक पानी की बोतल दे दो, वो भी शटर बंद कर देता है, कह रहा है कोविड वाले आ गए, कोविड वाले आ गए। मतलब भूत समझते थे लोग, मेरा ड्राइवर बेहोश हो गया रोड के बीच में, गाड़ी में पड़ा हुआ है, उसमें लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस आती है, पुलिस मुझे फोन करती है कि शेट्टी जी आपका ड्राइवर बेहोश पड़ा है गाड़ी के अंदर। देखा जाके उसको पानी वानी का छींटा मारा। तो मैंने कहा क्या हुआ मुझे? कह रहा जी प्यास लगी है, पानी देने को तैयार कोई नहीं है। और मेरे साथ भी हो गया एक दिन, जब मुझे रोहिणी से फोन आया, एक बच्ची 4 महीने पहले शादी होती है, शिवानी नाम था उस बच्ची का, उसके पापा का फोन आया कि डेथ हो गई है शेट्टी जी, हम तो सब कोविड में हैं, कैसे करें? मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैं गया, बाई चांस डेड बॉडी वाला बैग नहीं था मेरे पास। आप बिलीव करेंगे कि सुबह से पीपी किट पहनी हुई मैंने, शाम के 3-4 बज गए, अंदर पसीना आ रहा है पूरी तरह से, पानी नहीं मिल रहा पीने को। आस पड़ोस के घर जितने हैं, मैं बेल मारता हूँ, दरवाजा नहीं खोलते और मैं बेहोश हो जाता हूँ, बैठा 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 ऐसे गिर जाता हूँ। तो इतने में मेरा ड्राइवर देख लेता है, कहीं से लिमका लेके आता है, मेरे मुंह पे छींटा मारता है, मुझे बुलाता है, मुझे होश आती है। तब मैंने सोचा यार ये हम क्या कर रहे हैं, ईश्वर हमसे क्या करवा रहा है। और ऐसे भी लोग हैं जो दरवाजे बंद करके अंदर बैठे हुए हैं, ये तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है हमारी दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय राजधानी के अंदर। ऐसा भी जरूरी, और आप देखो कोई लड़ाई तो नहीं लगी थी ना किसी देश के साथ, कोई दंगा तो नहीं हुआ था ना। होम मिनिस्टर को सड़क पर उतरना पड़ गया, मिलिट्री को हॉस्पिटल खोलना पड़ गया, ऐसा क्यों हुआ? इट मीन्स हम प्रिपेयर नहीं थे। आप बिलीव करेंगे, अच्छे लोग अपना काम कर रहे थे, हमारी संस्था संस्कार कर रही थी, डेड बॉडी की गाड़ी दे रही थी, एम्बुलेंस दे रही थी, कोई लंगर लगा रहा था, कोई प्रवासियों को जो बाहर जा रहे थे उनको जूते बांट रहा था। लेकिन दिल्ली में एक दूसरा तबका भी तैयार हो गया उस समय। वो क्या कर रहा था? वो 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख में बेच रहा था, 2 लाख में। 500 वाला सिलेंडर 50,000 का बेच रहा था। सरेआम बिका है, सरेआम बिका है जी। डॉक्टर, टेक्नीशियन एंड नर्सेज एंड ड्राइवर ऑफ एम्बुलेंस
पुलिस, सिविल डिफेंस, इनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ, इन्होंने बहुत काम किया, बहुत काम। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल चलाने वाले लोग, एक इंडस्ट्री चला रहे थे, जो उन्होंने धज्जियां उड़ाई है कानून की और पैसे की जो लूट मचाई है कि जिस बीमारी का इलाज नहीं था 25-25 लाख रुपए उन्होंने बिल बना दिया। मैंने उसके लिए सरकार को पत्र लिखा और कार्रवाई शुरू हो गई। अभी दिल्ली में 4 हॉस्पिटल में छापा पड़ा है। एक ही हॉस्पिटल से 4 करोड़ का सोना रखा हुआ था उसने, 4 करोड़ का सोना और 20 करोड़ का कैश। ये बहुत कम है, सच बोलूंगा आपको। इतनी बड़ी बड़ी चैन है दिल्ली के अंदर। 3 लोगों ने धांधली मचाई, हॉस्पिटल वाले, लैब वाले और इंश्योरेंस कंपनी वाले। सबका नहीं कह सकते, अच्छे लोग भी होंगे कुछ बीच में, लेकिन जो हमने पकड़े क्या करते थे, पैकेज देते थे। अजी देखिए 20 लाख रुपए लगेगा, कोरोना का पेशेंट है तो। अब वो मरे तब भी 20 लाख, वो जिंदा है तब भी 20 लाख, और लाश नहीं देते थे। उसके बाद हमने लड़ के, भिड़ के, पीट के, पिटवा के, अपने ऊपर केस बनवा के लोगों को लाशें दिलाई, लड़ के वहां पे। क्योंकि 2017 में चार्टर आया था सुप्रीम कोर्ट में, आपको भी पता होना चाहिए सबको। कहीं किसी भी हॉस्पिटल में, हिंदुस्तान का चार्टर है वो, एक दिल्ली का नहीं है। कोई भी हॉस्पिटल किसी की डेड बॉडी को नहीं रोक सकता है, 1 मिनट भी नहीं रोक सकता है। ये चार्टर आया था राइट ऑफ द ह्यूमन राइट्स की तरफ से, राइट ऑफ द पेशेंट, राइट ऑफ द डेड बॉडी। आपके कानूनन आपको अधिकार है कि परमात्मा ना करे किसी की मृत्यु प्राइवेट हॉस्पिटल में हो जाती है तो वो पैसे के लिए बॉडी को नहीं रोक सकते हैं। ये दिखा के मैंने लाशें उठाई वहां से। मैंने नहीं सोचा था कि पद्मश्री तक पहुंचूंगा मैं, सच बोलूं। मैं गरीब परिवार का बच्चा, मैं नगर निगम के स्कूल में पढ़ा हूं जी, मेरे पास तो पैसे नहीं होते थे। लेकिन मुझे खुशी है कि जिस जमीन पर बैठ के नगर निगम के स्कूल में पढ़ा हूं गरीबियत में, उस नगर निगम के स्कूल में मेरी 2 फोटो लगी हुई है। आज बड़ी बड़ी फोटो लगी है, लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ का बच्चा पद्मश्री बना। ये खुशी मेरे को अपने दिल से अंदर से है। मैं सबको कहता हूँ कि जिंदगी में किसी काम को छोटा मत समझिए, बढ़ के कीजिए। आप बिलीव करेंगे कि 26 अप्रैल का दिन मैं सेवा कर रहा हूँ शमशान घाट में। मेरे को बच्चों के फोन आ रहे हैं घर से बार बार कि पापा खाना कैसे करना है। 22 दिन मुझे हो चुके थे, 22 दिन मैं घर नहीं गया। कभी एम्बुलेंस में लेट जाता था, कभी कुछ करता था, फिर दिमाग आता था, फिर अंदर चला जाता था। और कभी किसी का फोन आता था होम मिनिस्ट्री से, फलानी मिनिस्ट्री से, हेल्थ मिनिस्ट्री से कि जरा जल्दी संस्कार करवा दीजिए। एक फोन आया रात के 2:30 बजे, मेरा ड्राइवर कहता है जी बारिश होगी, डेड बॉडी जल्दी जला दो, पर मेरे कान से फोन लगा दो। अब 2 मिनट के लिए फोन आया जी उसने, लेकिन उस फोन के बाद मैं बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे कि जान सी नहीं थी शरीर में, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगे शंटी जी आपको हम टेलीविजन पे लाइव देख रहे हैं इस समय, पूरा देश आपको देख रहा है, आपकी सेवा को देख रहा है, इसी तरीके डट के सेवा करते रहिए, ईश्वर आपको बहुत शक्ति दे। जय हिंद। और वो फोन था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। मैं सोच भी नहीं सकता। अगले दिन मुझे वेंकैया नायडू जी का फोन आया। वेंकैया नायडू जी की हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। वो कहने लगे शंटी जी हम देखता था कि गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सुनता था, लेकिन हमको टीवी पे देख के लगता है कि जो वो बोलता था वो सच निकला कि 1.25 लाख से 1 लड़ा हूं, तभी गोविंद सिंह नाम का हूं। और वो दिन निकल गया और शक्ति मिल गई, काम करते चले गए। और 21 जनवरी को मुझे रात को हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया का फोन आता है कि शंटी जी आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं सो रहा हूँ। सर्दी का समय था, 11:15 बजे। कहते आप सोइए मत, उठ के बैठ जाइए, टीवी लगाइए। मैंने कहा क्यों? कहते राष्ट्रपति जी ने आपके नाम की घोषणा कर दी है, पद्मश्री के लिए घोषणा कर दी। मैंने कहा कि मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया। मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया। कहते नहीं अप्लाई करो मत करो वो सब। मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा ये जो पद्मश्री मिला ना मुझे नहीं मिला, ये मेरे ड्राइवर्स को मिला है जिन्होंने जान की बाजी लगा दी। मेरे बच्चों को मिला है, मेरे वो शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मियों को मिला है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। और जो आप जैसे लोग प्रेयर कर रहे थे जब मैं हॉस्पिटल में था, आप बिलीव करेंगे 8 लाख मैसेज मेरे को आए थे। 8 लाख हिंदू ने कहा कि हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं, कोई कह रहा है शनि देवता की पूजा कर रहे हैं, कोई कह रहा है साईं देवी की, कोई साईं जी की कर रहे हैं, कोई दुर्गा जी की कर रहे हैं। यहाँ तक कि अरब कंट्री से एक लेडी मुझे फोन करती है कि शंटी जी हमने आज सारी यहाँ की महिलाओं ने
मस्जिद में जाके आपके लिए इबादत की है कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, छोटा बात है जी। ये शक्ति आप लोगों की थी, उसकी वजह से आपको पद्मश्री मिला। और जब मैं पद्मश्री लेने के लिए गया राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन जी जैसे मैं बाहर निकल रहा हूँ चाय पीने के लिए, तो राष्ट्रपति जी मुझे रोक लेते हैं और सबको बताने लग जाते हैं कि यार ये किया वो किया शंटी जी ने। तो कहते शंटी जी हिम्मत आई कहाँ से आपके बीच में? प्रधानमंत्री जी वहीं खड़े थे। मैंने कहा सच बोलूं तो पहली हिम्मत बचपन से पढ़ते आए हैं, देश युवा पर मोहे है शुभ कर्म ते कबो न डरो और स्यो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो। और दूसरा जो हमारी टोली है जी, शहीद भगत सिंह के नाम पे चल रही है, जो सुभाष चंद्र बोस जी के फॉलोवर हैं, ये उनकी भी तो शक्ति है ना जी, इसीलिए हम काम कर सके हैं। आज देश में विदेशों में सब जगह जो मान सम्मान मिल रहा है ये हमको नहीं मिल रहा, ये ईश्वर का दिया हुआ प्रताप था, उसने मौका दिया, हिम्मत दी। आज मैं बंगाल की धरती में खड़ा हूँ, कभी असम बुला लेते हैं, कभी मुंबई में पहुंच जा चुका हूँ, महाराष्ट्र वगैरह, गुजरात, कोई स्टेट बची नहीं है। तो ये सब ईश्वर की कृपा है। मैं आप सबको एक ही बात कहूँगा, जैसे सुरजीत भाई लगे हुए हैं ना, इनकी पूरी टीम, आप किसी काम को छोटा मत समझिए, हिम्मत करिए, काम करिए, आप डट के सेवा करिए। भूल जाइए कि आपको कोई पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भूल जाइए कि आप किस पॉलिटिक्स से हैं, किसी पार्टी से हैं, भूल जाइए कि किस राजनीति से हैं। जब मेरे पास लोग खून लेने के लिए आते हैं, ब्लड डोनेशन का बहुत शौकीन हूँ, मैंने 105 बार ब्लड डोनेशन किया है, मैं डरता नहीं हूँ ब्लड देने से। लेकिन जब खून लेने कोई आता है मैं उसको टटोलता हूँ। सपोज कोई कट्टर हिंदू आ गया कि शंटी जी मेरी माँ बहुत बीमार है यार, 1 यूनिट खून चाहिए, तो मैं कहता खून तो है पर यार वो तो लेगा नहीं। कहता क्यों? मैंने कहा मुस्लिम क्या यार, कहता तो लेगा नहीं। कहता नहीं यार जान तो बचानी है, क्या होता है इससे क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने कहा पानी तो पीते नहीं है, खून तो ले लोगे। लेकिन फर्क है जिस चीज से हमें फायदा है वो तो कुछ भी करने पड़ता है। आप बिलीव करेंगे कि हमारे क्रिश्चियन धर्म में दफनाया जाता है, बट मैंने 12 क्रिश्चियन को जलाया भी है क्योंकि ग्रेवयार्ड खाली नहीं थे। मेरे पास फादर लेके आए चर्च से, सब रिचुअल्स किए, लेकिन वक्त इंसान से क्या करा सकता है आपने देख लिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वक्त की हर शय गुलाम, आप डरते रहिए। और एक चीज और पक्का मन बना लीजिए कि इस समय अगर देश के देशवासी बाहर ना निकलते तो शायद बहुत कुछ हो जाता। आगे भी आप निश्चय कर लीजिए कि अपनी कमाई में से चाहे 2 पैसे 2% भी अगर आप सोच लें कि अपनी चैरिटी करनी है। अब आप प्रशासन पे डिपेंड क्यों रहते हैं? अकेले चेयरमैन साहब कैसे चला लेंगे उसको? हमारे घर में पानी अच्छा नहीं आता, आरओ लगाते हैं ना, बिजली नहीं आती है, वो क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्टर लगाते हैं ना जी। तो आप इंतजाम कीजिए एक एक क्षेत्र में, एक एक एम्बुलेंस का। आप ये क्या बोलते हैं कंसंट्रेटर खरीद के रखिए, मंदिरों में गुरुद्वारों में रखिए ना, क्या प्रॉब्लम है? आप सिलेंडर रखिए, जहाँ जरूरत पड़े सबको दे दीजिए। हमारे गुरुद्वारे मंदिर में वो रखते हैं ना, बर्तन रखते हैं, किसी की शादी में बर्तन चाहिए, बिस्तर चाहिए, ऐसे ही गुरुद्वारे मंदिर में कंसंट्रेटर रखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर रखिए, जिसको जरूरत ले जाइए, ताकि उन लोगों को ब्लैकमेल करने का मौका ना मिले जो वक्त का फायदा उठाते हैं। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, आपने रानीगंज से पीवीटीवी टीम की रिपोर्ट।